नमस्कार बच्चों। आज अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। तो देखो, माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर माइक्रोब्स का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इस ग्रह पर जब से जीव की उत्पत्ति हुई है तब से ये माना जाता है कि इस धरती पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव बना, और उस ये माना जाता है कि उस एक कोशिकीय जीव में सबसे पहला पैदा होने वाला जीव जो है वो जीवाणु माना जाता है। इस बात का समर्थन जो है वो जीरोलामो ने किया अपने ग्रंथ के अंदर, और क्या बताया कि इस हर बीमारी का जो कारण है वो एक जीवित एजेंट होता है। ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री से संबंधित बातें हैं। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया इस लाइन में कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं उन सभी इन्फेक्शियस डिजीज का जो कारण है वो क्या है? छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ से आइसोलेट करके और उनके गुणों के बारे में बताकर आप ये बोल सकते हो कि ये बीमारी जो है इस सूक्ष्म जीव से हुई है। थोड़ी सी हिस्ट्री है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में लुईस पास्चर ने भी अपने कार्य करके बताया कि हर इन्फेक्शियस डिजीज का जो कारण है वो क्या है? माइक्रोबियल एजेंट है। ये कंफर्म किया लुईस पास्चर ने। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के अंदर भी इसका योगदान है। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री आपको देख लेना है। आपको अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दोनों है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? ल्यूवेनहॉक। और फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक। तो ये दो जो है वैज्ञानिक आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो माइक्रोबायोलॉजी को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक बैक्टीरियोलॉजी है, एक मायोलॉजी है, एक वायरोलॉजी है, और एक अनकन्वेंशनल पैथोजेंस है। ठीक है, तो बैक्टीरियोलॉजी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। माइकोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन। और जो अनकन्वेंशनल पैथोजन में जो एक मुख्यतः प्रियोन होता है। प्रियोन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। प्रियोन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। और ये किसकी प्रोटीन होती है? वायरस की। देखो, वायरस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो विरियोड होता है, विरियोन बोलते हैं, एक प्रियोन बोलते हैं। प्रियोन जो है वो प्रोटीन वाला भाग होता है, और विरियोन जो है वो न्यूक्लिक एसिड वाला भाग होता है। न्यूक्लिक एसिड वाला भाग जो है विरियोन कहलाता है, और जो प्रोटीन वाला भाग जो है वो प्रियोन कहलाता है। तो कई बार इस प्रियोन से भी जो है रोग होते हैं, जैसे कि गाय के अंदर मैड काउ डिजीज जो है वो किसके द्वारा होती है? प्रियोन प्रोटीन से होती है। तो प्रियोन कोई अलग प्रोटीन नहीं है। वायरस दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एक विरियोन या विरियोइड बोलते हैं जिससे मुख्यतः वायरस का न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए और आरएनए आता है, और दूसरा भाग जो प्रियोन होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी को इन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब लुईस पास्चर ने क्या बताया। पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित इन्वेस्टिगेशन या खोज में शामिल हुई तो उनकी कार्य प्रणाली और विज्ञान की समझ से एक नई ऊर्जा ला दी। मतलब उसने जो है खोज की, हिस्ट्री है फिर, तो विज्ञान के जो विकास के अंदर या विज्ञान का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर उसने प्रक्रिया ला दी। उसने जो सिद्धांत दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन अर्थात निर्जीव से सजीव का निर्माण होता है, ये सिद्धांत जो है लुईस पास्चर ने दिया। तो जो इस कार्य को क्या मिली? गति मिली। ठीक है, इसने क्या कार्य किया? उसने एक बीट एल्कोहल का किण्वन के बाद में उसको खराब होने दिया। जो बीट एल्कोहल है, बीट से जो एल्कोहल बना हुआ हो, वो एल्कोहल हमेशा कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनता है? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। और उस बीट एल्कोहल को फिर उसने क्या होने दिया? और खराब होने दिया, उसमें और फर्मेंटेशन होने दिया। और बाद में ये बताया कि इस फर्मेंटेशन से आपको पता है कि कोई किण्वन की प्रक्रिया होती है तो उसमें एल्कोहल बनता है या कोई एसिड बनता है। तो इसके अंदर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनेगा। इस प्रक्रिया के अंदर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही ये बीट एल्कोहल जो है वो खराब हो जाता है। तो ये थोड़ी खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगला है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो सभी के सभी रोगी नहीं होते, सभी के सभी जो है वो रोग पैदा नहीं करते हैं। उसमें से कुछ सूक्ष्म जीव है वो सामान्यतः अपनी आहार नाल में पाए जाते हैं जो कि जानवर के लिए लाभकारी होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जीवों के अंदर रोग पैदा करते हैं, और रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ह्यूमन, एनिमल, प्लांट के लिए नुकसानप्रद नहीं होते, सभी नुकसानदायक नहीं होते। जो चीज़ें मैंने बताई कि मिट्टी के अंदर, जल के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर और एनिमल की जो जीआई ट्रैक्ट है, आहार नाल के अंदर सामान्यतः सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कोई रोग पैदा नहीं करते, और जो रोग पैदा करते हैं उन्हें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, इजी सी चीज़ है, बेसिक चीज़ है। अब जीवाणु के कई प्रकार हैं, आकृति के आधार पर कई प्रकार बांटे गए हैं, आकार व आकृति के आधार पर। तो सबसे पहला प्रकार है बेसिलस। बेसिलस की साइज देखिए 5 माइक्रोमीटर साइज होती है। कितनी? 5 माइक्रोमीटर जो है इसकी साइज होती है, साइज भी है और इसकी आकृति भी है। और ये बेसिलस आपको जहां पर भी जिस भी जीवाणु पर लिखा हुआ आ जाए वो हमेशा रोड शेप छड़ाकार होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स का जो जीवाणु है उसमें बेसिलस नाम आ गया तो उसकी आकृति कैसी होंगी? रोड शेप होंगी। ये बेसिक चीजें हैं, अभी तक आप रटते ही आ रहे थे कि बेसिलस एंथ्रेसिस जो होता है वो क्या होता है? रोड शेप्ड होता है। रोड शेप्ड क्यों होता है? उसके नाम में है बेसिलस। तो बेसिलस जितने भी जीवाणु होंगे वो कैसे होंगे? रोड शेप्ड होते हैं। और ये ज्यादातर क्या करते हैं? बेसिलस जो है वो ग्राम स्टेनिंग लेते हैं, ग्राम स्टेनिंग लेते हैं। अगर ग्राम स्टेनिंग के अंदर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, आगे देखिए। इनको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में 1000 गुना मैग्निफिकेशन में देखा जाता है कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में होता है उसके आकार को 1000 गुना आकार जो है ये माइक्रोस्कोप उसके आकार को बढ़ा देता है। फिर आप आराम से उसको देखकर उसकी आकार, आकृति और संरचना का अध्ययन कर सकते हो। तो ये पहला बैक्टीरिया है, कौन सा? बेसिलस। दूसरा है कोकस। कोकस, कोकाई, कोकस भी आ जाए या कोकाई नाम भी लिखा हुआ आ जाए। क्या आ जाए? कोकाई। तो कोकस और कोकाई जो होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं। कोकस और कोकाई नाम जहां पर भी आ जाए वो हमेशा गोलाकार, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कोकस, कोकाई नाम जहां पर भी आ जाए वो गोलाकार स्पेरिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है, प्राय चैन या ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, जैसे ये क्या करेंगे जब गोलाकार होंगे तो या तो ऐसे गोलाकार चैन के रूप में, ऐसे गोलाकार चैन मिलेगी तो चैन रूप में मिलेंगे, या क्लस्टर फॉर्म के अंदर ऐसे गुच्छा बना लेंगे बहुत सारे का, बहुत सारे गोलाकार जीवाणु ऐसे मिलकर क्लस्टर नुमा संरचना बना लेंगे। तो या क्लस्टर में मिलेंगे या चैन के अंदर मिलते हैं। ऐसे अगर सीरीज में जुड़ जाए गोलाकार तो उसको अपन चैन लाइक बोलते हैं। और अगर वो ग्रेप, अंगूर आपका गुच्छा आपने देखा होगा ना, अंगूरों का गुच्छा इस प्रकार से होता है, इस रूप में आपको मिल सकते हैं। और इसका आकार देखिए, इसका आकार जो है वो 1 माइक्रोमीटर होता है। कितने माइक्रोमीटर? 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, अगला कौन सा है? स्पायरोचीटी। तो ये पतले जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? पतले जीवाणु होते हैं। और इनको माइक्रोस्कोप में, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और इसका आकार जो है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। आकार जो है वो कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर के आसपास इसकी साइज होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे जीवाणु के बारे में, वैसे जीवाणु के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ी जीवाणु के बारे में सोचना है जिनके बारे में आपको जानना है। देखिए, सूक्ष्म जीवों का एक डोमेन है। डोमेन में अगर कोई आर्ची बैक्टीरिया होता है और एक यू बैक्टीरिया होता है। आर्ची बैक्टीरिया जो है वो डोमेस्टिक एनिमल में किसी प्रकार का रोग पैदा नहीं करते। आर्ची बैक्टीरियल जो है, जिस फैमिली के होंगे आर्ची या जो भी फैमिली के बैक्टीरिया हैं, वो जीवाणु जो है वो पशुओं में, इंसानों में किसी प्रकार का कोई रोग पैदा नहीं करते। तो कौन सी फैमिली वाले पैदा करेंगे? यू बैक्टीरिया। यानी कि यू बैक्टीरियसी फैमिली के जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं। और रोग पैदा करने वाले जीवाणु को अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक। तो इस फैमिली के जो जीवाणु हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं और इस फैमिली के जो जीवाणु हैं वो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ये 2 लाइन आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी है, एंड यूकैरियोटिक सेल जैसे कि मैमेलियन रेड ब्लड सेल से छोटे होते हैं और कम जटिल होते हैं। अब देखो, यूनिसेलुलर है और वैसे कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक है। ये यूकैरियोटिक तो तुलना की गई है। जीवाणु जो होता है वो एक कोशिकी होता है और एक ही कोशिका होती है। कोशिका उसकी आदिम प्रकार की होती है, अर्थात किस प्रकार के हैं ये? प्रोकैरियोटिक है। इसका केंद्रक जो है वो सुविकसित नहीं होता, आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस जो है वो केंद्रक के आधार पर किया जाता है।
जिन कोशिकाओं के अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उन कोशिकाओं को यूकेरियोट कोशिकाएं कहा जाता है, और जिन कोशिकाओं के अंदर आदिम प्रकार का या प्रिमिटिव प्रकार का या पुराने टाइप का केंद्रक पाया जाता है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो जो आपका बैक्टीरिया है उसका केंद्रक जो है वो सुविकसित नहीं होता, अर्थात आदिम प्रकार का होता है, तो वो प्रोकैरियोटिक होता है। यहाँ पर यूकेरियोटिक आरबीसी के साथ उसकी तुलना की गई है कि आरबीसी से भी छोटे होते हैं। जब आपको आरबीसी को माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दे सकते तो जीवाणु तो उनसे और छोटे होते हैं और जटिल कम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएंगी। यह गुण जो है उसको पादपों के साथ समानता प्रदर्शित करता है। कोई भी जंतु कोशिका में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन जीवाणु की कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति पाया जाना किसका विशिष्ट लक्षण है? पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है। तो जीवाणु जो है यहाँ पर किससे समानता प्रदर्शित कर रहे हैं? पादपों से, क्योंकि इनके अंदर भी क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि पेप्टिक ग्लाइकेन्स की लेयर की बनी होती है और बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपनी संख्या जो बढ़ाते हैं वो कोई माइटोसिस और मियोसिस विभाजन से नहीं करते। इनका जो फिजन होता है वो बाइनरी फिजन होता है। एक जीवाणु दो भागों में टूट जाता है, एक जीवाणु दो भागों में टूट जाता है, जिसे द्विविखंडन कहते हैं। तो इसके अंदर कोई माइटोसिस मियोसिस वैसा विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि बैक्टीरिया प्राय या तो रोड या कोकाई मतलब गोलाकार या हेलिकल फॉर्म में स्पायरोचीटे जो पाए जाते हैं उस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब अधिकतर बैक्टीरिया की जो लंबाई की जो रेंज है, आपसे कई बार रेंज पूछ लेते हैं कि रेंज क्या है, तो 0.5 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के मध्य इसकी रेंज आपको याद रखनी है। अगर कोई जीवाणु मोटाइल है, गति कर रहा है, तो गति करने के लिए अब आदमी क्या होता है? गतिशील, क्योंकि उनके पास गति करने के लिए पैर हैं। तो कोई ना कोई जो है लोकोमेटरी ऑर्गन, उसको कोई गतिशील अंग चाहिए जिसकी वजह से जीवाणु जो है वो गति कर सकें। तो जो जीवाणु गतिशील होते हैं उनमें गति करने के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये बैक्टीरिया तरल में मूवमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिए, जो भी जीवाणु जो है गतिशील होंगे उन जीवाणु की सतह पर, उन जीवाणु की कोशिका की सतह पर फ्लैजिला पाए जाते हैं और फ्लैजिला के माध्यम से वो गति करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अधिकतर बैक्टीरिया सूटेबल मीडिया में ग्रोथ करते हैं, जो उनके लिए जो अनुकूल माध्यम होगा उसी में वृद्धि करेंगे। इसीलिए तो देखो, पूरे 12 वर्ष के अंदर कुछ न कुछ बारिश के समय का एक ऐसा समय आता है जिस समय जीवाणु की सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। उस समय इंसान भी सबसे ज़्यादा बीमार होता है और जानवर भी सबसे ज़्यादा बीमार होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जीवाणु के लिए जो है एक सूटेबल इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है, एक सूटेबल मीडिया पैदा हो जाता है जिसके अंदर वो आसानी से वृद्धि कर लेता है। किंतु कुछ बैक्टीरियाओं को ग्रो करने के लिए स्पेशल सप्लीमेंट और पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर कंडीशन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कुछ को तो मीडिया ही चाहिए, मीडिया मिल गया, कुछ को इन्वायरमेंट भी चाहिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, दो दिए हुए रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया, दो ऐसे ग्रुप हैं जो लिविंग सेल में ही ग्रोथ करते हैं। ये दो ऐसे जीवाणु हैं, उनको ये बाहर वृद्धि कर ही नहीं सकते। इनको अपनी वृद्धि या ग्रोथ करने के लिए जीवित कोशिका चाहिए। तो जीवित कोशिका के अंदर रहकर ही अपनी ये संख्या या वृद्धि कर सकते हैं। कौन सा? रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया। इनको अगर वृद्धि कराना है तो कोशिका के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखिए, वैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस, तो कुछ मैंने डिफरेंस लिए, सारे नहीं लिए, कुछ डिफरेंस लिए। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो डिफरेंस है उसका मुख्य आधार है केंद्रक। जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक सुविकसित होता है, केंद्रक सुविकसित का मतलब, एक मैं आपको सामने डायग्राम बनाता हूँ। ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त ऐसी कोई संरचना हो, केंद्रक हो, उसके अंदर जो है एक साइड में गुणसूत्र पड़े हुए हों और मध्य के बीच में क्या हो? केंद्रिका। तो ये सुविकसित केंद्रक है। सुविकसित केंद्रक में क्या होगा? केंद्रक की दोहरी झिल्ली होंगी, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाएगा और एक साइड में केंद्रिका पाई जाएगी। ऐसा केंद्रक जो है वो कैसा होता है? सुविकसित केंद्रक होता है। कैसा केंद्रक होता है? सुविकसित केंद्रक होता है।
और जिन कोशिकाओं के अंदर ये सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो इनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं होगा तो किस प्रकार का केंद्रक होगा? आदिम प्रकार का केंद्रक होगा, ना केंद्रक झिल्ली होंगी। गुणसूत्र भी ऐसे साइटोप्लाज्म में घूमते हुए फिरते हुए आपको मिलेंगे। तो इसमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, इनमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। बेसिक डिफरेंस तो यही है। कैरियोट मतलब केंद्रक, कैरियोन, कैरियोट का मतलब कैरियोन, कैरियोन का मतलब केंद्रक। ठीक है, फिर वो डिफरेंस मैंने लिख रखे हैं, एक बार देख लेते हैं। साइज में देख लिए, ये 5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, वो 5 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं। दूसरा जेनेटिक मटेरियल। अब इसका जेनेटिक मटेरियल तो आपको पता ही है, इसमें देखो एक केंद्रक होगा ही नहीं, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसे घूमता हुआ मिलेगा आपको किसमें? कोशिका द्रव्य में। भाई इसका जब इसमें केंद्रक है ही नहीं तो ये गुणसूत्र कहाँ मिलेंगे? गुणसूत्र ऐसे आपको गोलाकार रूप के अंदर, गोलाकार रूप के अंदर जो है आपको किसमें मिलेंगे? ये साइटोप्लाज्म ही तो है। किसमें मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। जबकि इसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है तो आपको गुणसूत्र किसके अंदर मिलेंगे? केंद्रक के अंदर मिलते हैं। तो यही चीज बताइए कि साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं होता है और केंद्रक साइटोप्लाज्म से केंद्रक झिल्ली के द्वारा होता है, अर्थात यह केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध किसके अंदर मिलेगा? केंद्रक के अंदर मिलता है। ठीक है, अब बात करें गुणसूत्र की, तो इसमें तो एक ही गुणसूत्र है और कैसा है? गोलाकार, सर्कुलर है। तो ओनली सिंगल और सर्कुलर होगा। और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र किसके अंदर होगा? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और गुणसूत्रों की जो संख्या है वो प्रजाति पर निर्भर करता है। गाय में अलग, भैंस में अलग, ह्यूमन बींग्स में अलग और जानवरों के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, और बहुत सारे होंगे, गुणसूत्र एक ही नहीं होगा। किसी में 60 गुणसूत्र हैं, किसी में 56 गुणसूत्र हैं, किसी में 46 गुणसूत्र हैं, वो प्रजाति पर निर्भर करता है। तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और इसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए गोल्जी अपरेटस, इसमें एब्सेंट उसमें प्रेजेंट, ईआर इसमें एब्सेंट उसमें प्रेजेंट, और सेल डिवीजन इसमें बाइनरी फिजन मैंने पहले ही बता दिया, इसके अंदर जो है माइटोसिस व मियोसिस से होगा। किससे होगा? माइटोसिस और मियोसिस से होगा। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। कुछ कुछ मैंने लिख लिए ताकि आपको बेसिक समझ में आए। बेसिक डिफरेंस जो है वो केंद्रक की संरचना को लेकर है। सुविकसित केंद्रक जिसमें मिलेगा वो यूकैरियोटिक होंगी, जिनमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। और जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा उसके गुणसूत्र हमेशा केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे, और जिसके अंदर अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है उनके अंदर जो है गुणसूत्र हमेशा कोशिका द्रव्य में गोलाकार रूप में पड़े हुए पाए जाते हैं। आगे देखिए, अब थोड़ी चीज फंजाई के बारे में, कवक के बारे में। इसमें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। जैसे अपन ने किसके बारे में पढ़ा है? किसके बारे में पढ़ा है? अभी अपन ने जीवाणु के बारे में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा कवक के बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं। तो आपने सुना होगा ईस्ट, ये भी कवक होती है। मोल्ड, ये भी कवक होती है। मशरूम, ये फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक फंजाई के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिए, कवक जो है वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। ठीक है, ये एकोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है। मल्टी सेलुलर फंजाई जिसमें माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट पाया जाता है, मोल्ड्स कहलाती है। मतलब जो भी बहुकोशिकीय जितने भी कवक हैं जिनकी संरचना में सूक्ष्म तंतु हों, जिसकी संरचना में क्या हो? सूक्ष्म तंतु पाए जाएं। संरचना में क्या पाए जाएं? सूक्ष्म तंतु पाए जाएं। उन्हें अपन किस शब्द से बोलते हैं? मोल्ड के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है। मैंने बताया ना कि एक कोशिकीय भी है, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जो होंगी वो मोल्ड कहलाएंगे जिसके अंदर सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय होती हैं, जो या तो गोलाकार आकृति की, अंडाकार आकृति की होंगी या गोलाकार आकृति की होती हैं, और बडिंग के द्वारा जो है वो अपनी संख्या बढ़ाती हैं। बडिंग समझते हो? बडिंग का मतलब जैसे मान लो ये है कोशिका है, ये कवक की एक कोशिका है, फिर इसके ऊपर पहले छोटा सा बड मिलेगा, फिर ये बड बड़ा हो जाएगा, फिर ये बड पृथक हो जाएगा, फिर ये जो पृथक हुआ बड भी एक कवक का निर्माण कर लेगा, और एक कवक आपकी पुरानी वाली थी, संख्या 2 हो गई। तो बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा मल्टीप्लाई करती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती हैं। तो इसमें बड बनती हैं, बड का आकार बढ़ता है, फिर बड पृथक हो जाती हैं। जो पृथक हुई बड जो है वो एक नई ईस्ट का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है,
अब देखिए मोल्ड्स के बारे में बताया है कि मोल्ड्स में सेल जो है वो बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती हैं और एक दूसरे से परस्पर हाइपी तंतु के द्वारा जुड़ी रहती हैं। आपस में किससे द्वारा जुड़ी रहती हैं? हाइपी जो तंतु होता है इसके माध्यम से जो मोल्ड हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है। ईस्ट एंड मोल्ड्स की सीमित संख्या ही ह्यूमन के लिए रोगजनक है। मतलब ईस्ट और मोल्ड की ऐसा नहीं कि सभी ईस्ट रोग पैदा करेंगी, कुछ ईस्ट तो ऐसी भी होती हैं जो जलेबी बनाने के काम में भी आती हैं। आपने जलेबी बनाते हुए देखा होगा, उसके अंदर सैकेरोमाइसिस यीस्ट डाली जाती है, उस जलेबी का आप स्वाद लेते हो, तो वो ईस्ट तो आपको रोग नहीं पहुंचा रही ना। बहुत कम संख्या में ऐसी ईस्ट और मोल्ड हैं जो ह्यूमन बींग्स और जानवरों के अंदर रोग पैदा करती हैं। कुछ कवक उत्तक को संक्रमित करती हैं जबकि अन्य टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जिसे कि माइकोटॉक्सिन कहते हैं। देखो संक्रमित करेंगी, जो बीमार नहीं करती वो तो नॉन पैथोजेनिक है, जो पैथोजेनिक है वो संक्रमण करेंगी और संक्रमण करने के बाद में जो कवक होता है वो टॉक्सिन रिलीज करता है और वो टॉक्सिन ही नुकसानदायक होता है। और कवकों द्वारा स्त्रावित टॉक्सिन को अपन क्या बोलते हैं? माइकोटॉक्सिन। माइको मतलब कवक, टॉक्सिन मतलब विषैला पदार्थ। तो कवकों द्वारा जो विषैला पदार्थ निकलेगा उसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। तो शरीर पर बुरा प्रभाव जो है वो किसके द्वारा होता है? माइकोटॉक्सिन। मैंने आपको न्यूट्रिशन और आपको शायद मेडिसिन के अंदर भी बताया था, एस्परजिलस फ्लेवस कवक जो है वो नमी युक्त चारे में पाए जाते हैं और वो आपने माइकोटॉक्सिन रिलीज करती हैं। उनके माइकोटॉक्सिन को अपन क्या बोलते हैं? अल्फा टॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। याद करो ये सेंटेंस, ये माइकोटॉक्सिन की बात आ गई तो याद करो। माइकोटॉक्सिन का एग्जांपल बताऊं मैं एक, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन किससे? एस्परजिलस कवक से, एस्परजिलस फ्लेवस कवक से जो है स्त्रावित होता है और नमी युक्त चारे में पाया जाता है, नमी युक्त चारे में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? पक्षियों को। ये चीजें याद करो, कोरिलेट करो यहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अपन ने बैक्टीरिया पढ़ लिया, अपन ने कवक पढ़ लिया, तो सवाल भी होती हैं। अब सभी सवाल जो है वो पैथोजेनिक नहीं होती, कुछ सवाल जो है वो पैथोजेनिक होती हैं। तो इन सवाल के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो एल्गी देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली डाइवर्स ग्रुप एल्गी हैं जो प्लांट से समानता रखते हैं। आप सबको पता है कि सवाल जो है समानता किस के अंदर रखती हैं? प्लांट से। और प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं अपन, सबसे पहला फाइलम थैलोफाइटा पढ़ते हैं जिसमें कवक भी पढ़ते हैं, सवाल भी पढ़ते हैं, फिर ब्रायोफाइटा आता है, तो ये सबको पता है। ठीक है, बहुत सारी एल्गी वाटर में मुख्य रूप से पाई जाती हैं और ज़्यादातर जो है वो आपको पता है कहाँ पर? या तो पत्थरों पर लिपटी हुई पाई जाएंगी या कोई अन्य संरचना पर वृद्धि करती हैं। सवाल आपने देखी होंगी, कई जगह पे देखी होंगी। जब वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एल्गी की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। जब तापमान बढ़ेगा तो एल्गी की वृद्धि नहीं होगी, संबंधित हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिन का प्रोडक्शन हो जाता है और ये टॉक्सिन सेलफिश और एल्गल ब्लूम में स्टोर हो जाती है। मतलब उसका एल्गी के अंदर टॉक्सिन होंगे और एल्गी खत्म हो जाएंगे। तो ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर शैवालों की वृद्धि नहीं होती है, ये पॉइंट याद रखना है। बैक्टीरिया पढ़ा, फंगाई पढ़ी, एल्गी के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली। अब थोड़ी जानकारी अपन वायरस के बारे में भी ली, ये भी रोग कारक है। अपने बैक्टीरियोलॉजी भी पढ़नी है, पढ़ ली बैक्टीरिया के बारे में। वायरोलॉजी अभी देख लेंगे, माइकोलॉजी ये देख लेंगे। ठीक है, तो यह चालू करते हैं अपन। वायरस बैक्टीरिया और फंजाई के समान नहीं होते। वायरस पार्टिकल विरियन में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए होता है जो कि प्रोटीन कोड द्वारा ढका रहता है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये चीज़ मैं आपको याद करो, पहले स्टार्टिंग में बताया था कि वायरस जो होता है ये इनकी तरह नहीं है, इसमें दो भाग होते हैं। एक तो विरियन भाग होता है जिसे विरियोइड भी बोला जाता है, और विरियोइड भाग जो होता है वायरस का वो किससे बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। किसका बना होता है साहब? न्यूक्लिक एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? या तो डीएनए होगा या आपका क्या होगा? आरएनए होगा। जबकि इसका दूसरा भाग जो है वो होता है प्रियोन। दूसरा भाग कौन सा होता है? प्रियोन। प्रियोन क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या करेगा? इस विरियोन को जो है चारों तरफ से ढक के रखेगा। अगर विरियोन के चारों तरफ प्रियोन ढक दिया तो वो संरचना बन गई आपका वायरस। ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है।
अब देखो बैक्टीरिया भी छोटे थे और वायरस तो बैक्टीरिया से भी और छोटे हैं। इनका आकार देखो, ये पूछ सकते हैं 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर की रेंज में पाए जाते हैं। 20 नैनोमीटर की रेंज से लेकर 300 नैनोमीटर की जो है इनकी साइज की परास पाई जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया विभिन्न आकृति के थे, वायरस के भी कई आकार होते हैं, आकृति होनी चाहिए। बैक्टीरिया भी कैसे थे, कोई रोड शेप्ड था, कोई गोलाकार था, कोई स्फेरिकल शेप्ड था। तो ऐसे ही वायरस के भी आकृति अलग अलग होंगी। वायरस भी आपको या तो लंबा मिलेगा या बुलेट शेप्ड। याद करो, बुलेट शेप्ड वायरस मेडिसिन का बुलेट शेप्ड वायरस किसमें था, लाइसा वायरस, रेबीज वाला लाइसा वायरस, लाइसा वायरस, रेबीज वायरस। याद करो कैसा शेप्ड था, बुलेट शेप्ड था। ठीक है, तो इस तरह से उसकी भी विभिन्न आकृतियां हो सकती हैं। एक खासियत और देखो, वायरस सिर्फ जीवित कोशिका में ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है, जीवाणु बाहर भी अपनी संख्या बढ़ा सकते थे। जीवाणु में दो एग्जाम्पल थे, रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया। याद करो, पढ़ा दिया, अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले। वही कोशिकाओं के अंदर जो है मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन सभी वायरस जो हैं वो अपनी, अगर उनको संख्या बढ़ानी है तो जीवित कोशिका के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो वायरस जो है, वायरस एक और खासियत है, बैक्टीरिया किसको प्रभावित कर रहे थे, या तो जानवर को या आदमी को या पादपों को। लेकिन वायरस जो है वो जानवर, आदमी, ये तो पेड़ पौधों को तो प्रभावित करेगा ही, बैक्टीरिया को भी प्रभावित करता है। समझ में आया, वायरस जो है वो बैक्टीरिया को भी प्रभावित करता है और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स को भी प्रभावित करता है। तो देखिए, जो वायरस बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। यही चीज इसके अंदर बताई है। जो वायरस बैक्टीरिया सेल को संक्रमित करता है उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक वायरस जो एनिमल ह्यूमन में होते हैं, होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करके डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जैसी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अब देखो, वायरस के दो रूप थे, एक तो विरियन, एक प्रियन। तो ये अनकन्वेंशनल है क्लासिफिकेशन में। देखो, अनकन्वेंशनल पैथोजन का एक एग्जांपल लिखाया था, प्रियन। और प्रियन क्या होता है, वायरस की सिर्फ प्रोटीन वाला भाग जो है वो प्रियन होता है। और ये वायरस से छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जो ह्यूमन एंड एनिमल के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये स्पॉन्जी फोरम एनसिफेलोपैथी, दिमाग के अंदर गड़बड़ी पैदा करते हैं, और ये पार्टिकल को प्रियन कहा जाता है। और याद करो, पागल गाय डिजीज, मैड काउ डिजीज जो है वो किससे होती है, प्रियन से। नाम ही पता चल रहा है पागलपन, तो एनसिफेलोपैथी तो करेगा ना, दिमाग में गड़बड़ी करेगा तभी तो गाय पागल होगी। तो एनसिफेलोपैथी उसके अंदर होता है। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रियन बोलते हैं। ये वायरस से अलग न्यूक्लिक एसिड रहित होते हैं। मैंने बताया कि इसमें न्यूक्लिक एसिड होता ही नहीं, ये सिर्फ प्रोटीन होती है। तो इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ना कोई डीएनए होता, ना कोई आरएनए होता है। तभी तो इसका क्लासिफिकेशन अपन ने अनकन्वेंशनल पैथोजन में किया था। ये सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, और असामान्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, और नॉर्मल होस्ट सेल्स में प्रोटीन से सचमुच परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, चीजें बार बार क्लियर हो रही हैं, वही चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी। आगे देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये वही आपकी 11th और 12th का कोर्स है जिसके अंदर आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया है कि नामांकन पद्धति आपके बारे में बताई गई है। जीवों के कर्मिक वर्गीकरण के अभ्यास और विज्ञान को टैक्सा कहा जाता है, और नामकरण की इस प्रकृति को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, सबसे पहले किसी जानवर को पहचानो, पहचान लिया आपने, पहचानने के बाद में उसको नाम दो, और नाम देने के बाद में उसको क्लासिफिकेशन करो, कौन सी क्लास में, कौन सी फाइलम में, कौन से किंगडम में उसको रखोगे। यही तो काम होता है टैक्सोनॉमी में। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में टैक्सोनॉमी महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की सटीक आइडेंटिफिकेशन देता है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपको एक क्लास के गुण ज्ञान ध्यान है, तो उस क्लास के अंदर जितने जीव पाए जाएंगे उनके अंदर भी वही सभी गुण होंगे। तो आपको कोई बता दे कि ये कीट है और इस क्लास का है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका उत्सर्जरी अंग कौन सा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा। तो ये बहुत सटीक जानकारी आपको देता है। ठीक है, जिससे कि कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्लासिफिकेशन में आपको सबको पता है, सबसे आगे वाले में दिया हुआ है, सबसे छोटी भाग कौन सी होती है टैक्सोनॉमी में, स्पीशीज होता है।
स्पीसीज को फिर किस में सम्मिलित करते हैं? जीनस में। जीनस से बड़ी कौन सी होती है? फैमिली। फैमिली के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्लास, क्लास के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में किंगडम। ये बढ़ता हुआ ऑर्डर। सबसे छोटी संरचना जो है स्पीसीज होती है, और सबसे बड़ा भाग जो है टैक्सोनॉमी का वो किंगडम होता है। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ज़्यादा उसमें समझने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अपन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की सेल कोशिका जो होती है उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल यूनिसेलुलर है ना, तो उस कोशिका को अपन पढ़ते हैं। वैसे आपने बचपन में कोशिका पढ़ी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसके अंदर होता है। जो प्रोकैरियोट के अंदर मैंने डिफरेंस बताया, सारे प्रोकैरियोट के गुण इसके अंदर पाए जाएंगे। इसमें ना गोल्जी बॉडी होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इसके अंदर केंद्रक भी सुविकसित नहीं होता, प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, वहीं से बोल रहा हूँ मैं प्रोकैरियोट्स के आधार पर। और इसके अंदर जो गुणसूत्र होगा वो गोलाकार होगा, कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ पाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आप देख लो। एक प्रारूपिक टाइपिकल बैक्टीरिया सेल में एक कैप्सूल भी हो सकता है। किसी कोई जो है जो जीवाणु होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं। सभी जीवाणु कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं। कुछ जीवाणु जो है उसमें बाह्य संरचना के रूप में कैप्सूल पाया जाता है, तो वो कैप्सुलेटेड होते हैं। लेकिन आगे वाली संरचनाएं हर जीवाणु में मिलेंगी। सेल वॉल आपको हर जीवाणु में मिलती हैं, सेल मेम्ब्रेन आपको हर जीवाणु में मिलेंगी, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो तरल भरा रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, फिर भी लिखना जरूरी था। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल। अब देखो इसके अंदर मैंने बताया ना, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसके अंदर केंद्रक तो है नहीं, तो इसके अंदर भरा हुआ तरल क्या होगा? साइटोप्लाज्म। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, एक अलग से स्लाइड लेके आपको यहां समझा देता हूं। देखो ये कोशिका है, इस कोशिका में सबसे बाहर की तरफ तो क्या, जीवाणु कोशिका बता रहा हूं, सबसे बाहर की संरचना तो आपको क्या मिलेगी? सबसे बाहर की जो संरचना आपको मिलेगी वो होगी कोशिका भित्ति। क्या होगी साहब? कोशिका भित्ति। हर जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति मिलेगी। कुछ ऐसे जीवाणु भी हैं जिनके चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ जो है आपको कैप्सूल नामक संरचना भी पाई जाती है। तो कैप्सूल को मैं ग्रीन से कर रहा हूं। जिनमें कैप्सूल पाया जाएगा उन जीवाणुओं को अपन क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड जीवाणु। जिनमें कैप्सूल पाया जाएगा उन जीवाणु को क्या बोलेंगे? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड जीवाणु। और जिसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता है उन्हें नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। कैप्सूल के नीचे सभी जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति होंगी, और कोशिका भित्ति के अंदर की ओर कौन सी संरचना होती है? आपको सबको पता है क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना बता रहा हूं, ठीक है। फिर देखिए पूरी कोशिका के अंदर क्या भरा रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक तो होता ही नहीं ना, सुविकसित केंद्रक तो होता नहीं, तरल भरा रहता है। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो तरल भरा रहता है उस तरल को अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। केंद्रक वेंद्रक कुछ है नहीं, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना गोल्जी बॉडी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन और क्या बना दें? अपन और क्या बना दें इसमें? इसमें अपन बना देते हैं एक गोलाकार गुणसूत्र। ये कैसा है? सर्कुलर क्रोमोसोम। क्या है? गोलाकार गुणसूत्र होगा। संख्या कितनी होगी गोलाकार? इसकी संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक ही गुणसूत्र होगा। कैसा? कितने गुणसूत्र होंगे? सिर्फ एक ही गुणसूत्र होगा। एक जीवाणु की कोशिका में सिर्फ एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, वो भी कौन सी आकृति में? गोलाकार आकृति में पाया जाता है। चलो अपन पीछे आते हैं। साइटोप्लाज्म में ये चीजें आपको समझ में आ गई। और कुछ, अब देखो, कुछ जीवाणु स्पोर फॉर्मिंग करते हैं और कुछ जीवाणु स्पोर फॉर्मिंग नहीं करते हैं। कुछ जीवाणु बीजाणु बनाते हैं। स्पोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजाणु। अब चाहे पादप हो, ये गुण किससे मिलता है? फिर पादपों से मिलता है। कोशिका भित्ति वाला गुण भी किससे मिलता था? पादपों से। और बीजाणु सामान्यतः कौन बनाते हैं? पादप बनाते हैं। और बीजाणु कब बनाया जाता है किसी भी पादप द्वारा? जब उसका बाह्य वातावरण जो है वो प्रतिकूल हो। जब वो बाह्य वातावरण प्रतिकूल हो तो उस बाह्य वातावरण में अपने आप को या अपनी अगली पीढ़ी को जीवित बनाए रखने के लिए वो बीजाणु बना देते हैं। और बीजाणु जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो मिट्टी में पड़े रहते हैं। और जैसे ही अनुकूल वातावरण आता है उन बीजाणु में अंकुरण हो जाता है। अंकुरण होकर नया पादप बन जाता है। सेम ही कहानी बीजाणु के लिए, सॉरी जीवाणु के लिए, सेम ही कहानी जीवाणु के लिए है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूं मैं,
एंथ्रेक्स का जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस, वो स्पोर फॉर्मिंग करता है अर्थात बीजाणु बनाता है, इसीलिए तो वो घातक होता है। और उसके बीजाणु मिट्टी में 60 साल तक जिंदा रह सकते हैं और 60 साल के बाद में उनमें अंकुरण होकर वो किसी भी जानवर में एंथ्रेक्स रोग पैदा कर सकते हैं। तो जो जीवाणु स्पोर बनाते हैं वो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, जो बीजाणु नहीं बनाते वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। सीधी सी तो बात है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और ये बताया कि बीजाणु जो है वो इन्वायरमेंटल से स्ट्रेस मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है, ठीक है। चलो ये तो आपको बता दिया। अब देखो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर, कौन कौन सी स्ट्रक्चर में बात, अधिकतर चीज तो मैं आपको बता चुका हूं। कैप्सूल होगा, सेल वाल सब में, कैप्सूल सब में नहीं होगा, जिसमें पाया जाता है उसमें पाया जाता है। सेल वाल सब में होगी, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, साइटोप्लाज्म में सब में होता है, ठीक है। बैक्टीरिया की कुछ जाति में पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन कैप्सूल पाया जाता है, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन कैप्सूल पाया जाता है, और जिसमें यह पाया जाएगा उस जीवाणु को, अभी तो मैंने बताया है कैसे जीवाणु होंगे, वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फाइब्रिल के लूज मार्क से बैक्टीरिया के चारों ओर प्रेजेंट होती है। चलो ये आपको मैंने बता दिया कि चारों तरफ रहेगी, कैप्सूल रहेगा, किसके बाहर की ओर होगा? कोशिका भित्ति के बाहर की ओर, ठीक है। अधिकतर कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी मैं देते ही आ रहा हूं, बैसिलस एंथ्रेसिस। जो कैप्सूल है उसका संघटक कौन होगा? ज्यादातर के अंदर पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये याद रखना है, कैप्सूल अधिकांश जीवाणु के अंदर किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? एंथ्रेक्स का जीवाणु अर्थात बैसिलस एंथ्रेसिस। आगे देखिए, कुछ बैक्टीरिया जिनका कैप्सूल वेल डिफाइन होता है अगार मीडियम में म्यूकोइड कॉलोनी बना लेते हैं। अब कुछ के अंदर जो कैप्सूल बढ़िया कैप्सूल होता है वो अगार मीडियम, एक अगार मीडियम क्या होता है? न्यूट्रिएंट ब्रोथ होता है। आपको किसी भी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंदर उसका संवर्धन करना हो, कल्चर करना हो, तो आप एक कल्चर मीडिया उसके अंदर रखते हैं। जीवाणु आपने कहीं से सैंपल के रूप में पृथक तो कर लिए पादप जंतु से, उसके ब्लड के माध्यम से, एक लिम्फ नोड के माध्यम से, कहीं से भी आपने जीवाणु पृथक कर लिए, लेकिन उसको आप 24 आवर्स में उसका कल्चर करोगे तभी तो पता चलेगा। तो उसको कल्चर के लिए एक न्यूट्रिएंट ब्रोथ, एक कल्चर मीडिया में रखा जाता है। और इसमें बताया कि जो अगार मीडियम, अगार जेल मीडियम जो होता है, उसमें अगर आप इन बैक्टीरिया को रखोगे तो वो एक कॉलोनी बना लेता है। उस कॉलोनी को म्यूकोइड कॉलोनी कहा जाता है। एक कॉलोनी सी बना लेता है, क्योंकि वृद्धि करेगा, संख्या बढ़ाएगा तो कॉलोनी तो बनाएगा, उस कॉलोनी को म्यूकोइड कॉलोनी कहते हैं। अब इसमें दिखा हुआ है कि कुछ बैक्टीरिया के कैप्सूल को अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं वो। बैक्टीरिया के कैप्सूल के मुख्य कार्य बैक्टीरिया को एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन से बचाने में क्षमता प्रदान करना। कैप्सूल किस लिए? सुरक्षा के लिए तो है। और सुरक्षा कहाँ, किसी भी जीवाणु को खतरा कहाँ से होगा? कोई बाह्य वातावरण से, तो बाह्य वातावरण से उसको बचाता है। आगे देखिए, अब आती है सेल वॉल। कैप्सूल के बाद में दूसरी संरचना क्या है? सेल वॉल। डायग्राम याद करो, मैंने अभी बनाया। तो सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सेल वॉल हमेशा टाइट होती है, पादपों पे की टाइट होती है, और रिजिड कठोर होती हैं, ठीक है। और सेल वॉल बैक्टीरिया को मैकेनिकल डैमेज और ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाने का कार्य करती हैं। भाई जिसके ये जीवाणु है, और जीवाणु के चारों तरफ जो है एक मजबूत सी सेल वॉल बना दी ऐसे। अब क्या इसको आप डैमेज कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति बहुत कठोर है, इसको आप तोड़ ही नहीं पाओगे। तो जीवाणु को क्या प्रदान कर रही है? सुरक्षा प्रदान कर रही है। दूसरा, ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है कि मान लो कि आप किसी भी कोशिका को, अब ध्यान रखना इसमें एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया इसमें बैक्टीरिया में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। या एंडोऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस अर्थात कोशिका में जल के अणु का आना और जल के अणु का बाहर निकलना उन्हीं कोशिकाओं में संभव है जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है, इसलिए इसके कभी भी जल के अणु बाहर निकलकर ये कोशिका कभी भी पिचकेगी नहीं, क्योंकि इसके जल के अणु ये बाहर आने ही नहीं देगा, ठीक है। सेल वॉल की दीवार जो है वो नॉन सिलेक्टिव परमेबल होती है, जो केवल लार्ज मॉलिक्यूल को बाहर जाने देती है। नॉन सिलेक्टिव, फिक्स है इसका, कोई सिलेक्शन नहीं करना, बड़े हैं वही बाहर निकलेंगे, ठीक है।
बैक्टीरिया सेल वॉल की स्ट्रक्चरल एंड केमिकल कंपोजिशन में विभिन्नता उनके अलग अलग पैथोजन एवं उसके साथ अन्य कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडिंग प्रॉपर्टीज को प्रभावित करती है। मतलब कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है सेल वॉल के संगठन में थोड़ी थोड़ी विभिन्नता मिलती है, कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकोन के अंदर दो केमिकल अल्टरनेटिव ऑर्डर में पाए जाते हैं जिसे नाग व नामा कहा जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन में दो रसायन एकांतर क्रम में नाग नामा नाग नामा नाग नामा ऐसे पाया जाएगा। नाग फिर नामा फिर नाग फिर नामा फिर नाग फिर नामा ऐसे पाया जाएगा। तो नाग का पूरा नाम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और नामा का नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ये भी पूछ सकते हैं और इन दोनों के नाम भी पूछ सकते हैं। याद रखिए, जरूर आ सकता है एग्जाम में। बैक्टीरिया की सेल वॉल है, पादप की सेल वॉल इनसे नहीं बनी होती। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन की बनी होती हैं, जबकि ये प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट की कोशिका भित्ति हमेशा पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन में दो केमिकल अल्टरनेटिव ऑर्डर में पाए जाते हैं, नाग नामा ऐसे पाए जाते हैं। उनके पूरे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे पॉइंट देखिए, जब बैक्टीरियल सेल्स को ग्राम स्टेनिंग से किया जाता है तो उसके कलर के आधार पर नेगेटिव, सीधी सी बात है, तो आप करते आ रहे हो। ग्राम स्टेनिंग में जो कलर आएगा, कलर के आधार पर आप कहोगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। तो देखिए, अगर कलर जो है वो ब्लू कलर का है और कलर का रिएक्शन सेल वॉल के कंपोजिशन पर निर्भर करता है। अब कोई ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। तो दोनों की कोशिका भित्ति से, देखो स्टेनिंग जो है वो डिपेंड करती है कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति के संघटक पर निर्भर करती हैं। कोशिका भित्ति के संघटक के आधार पर ही उसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। आगे देखिए, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होते हैं उसकी जो कलर जो है वो कैसा रंग हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, इनकी सेल वॉल एक समान रूप से मोटी होती है और पॉलीपेप्टाइड और टिकोइक एसिड की बनी होती है। देखो इसमें स्पेशल चीज क्या आ रही है? पॉलीपेप्टाइड और टिकोइक एसिड पाया जाता है। इसकी वजह से ब्लू कलर लेती हैं और इसी की वजह से इसे ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। दूसरा, ग्राम नेगेटिव का कलर कैसा होगा? रेड कलर। कैसा कलर होगा? रेड कलर। और सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होती है और इसकी सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव की तुलना में कॉम्प्लेक्स होती है। तो रेड कलर ग्राम नेगेटिव, ब्लू कलर ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति जो है वो पॉलीपेप्टाइड और टिकोइक एसिड की बनी होती है, जबकि इसकी कोशिका भित्ति जटिल होती है, इसलिए ये कैसा कलर लेती है? रेड। और रेड कलर लेंगे तो इसको अपन बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। आगे देखिए, इसमें आउटर मेम्ब्रेन और पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकेन भरा रहता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब इसलिए लाइपोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती हैं, सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। अलग अलग किसी के अंदर जो है ये लाइपोपॉलीसेकेराइड भी मिलेगा, प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये सारी चीजों से मिलकर कोशिका भित्ति। मैंने बताया ना कि अलग अलग प्रजाति की कोशिका भित्ति में संगठन अलग अलग होता है, तो इनकी मात्रा थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। इनकी आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। इसकी आउटर सरफेस लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और इनर सरफेस जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरह होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति की बताइए कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है? लाइपोपॉलीसेकेराइड की, और इनर जो सरफेस है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अर्थात सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है। आउटर मेम्ब्रेन में कम अणु भार वाले मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि शुगर, एमिनो एसिड स्पेशलाइज्ड चैनल से एंटर होते हैं और उस चैनल को अपन बोलते हैं पोरिन्स। ये छिद्र को क्या बोलते हैं? पोरिन्स। ठीक है, तो इसको ज्यादा देना नहीं है। अगला देखिए, कैप्सूल पढ़ लिया, कैप्सूल के बाद कोशिका भित्ति पढ़ ली। अब कोशिका भित्ति के बाद में कवरिंग कौन सी आती है? कोशिका झिल्ली। बताया ना मैंने ऑर्डर, कैप्सूल, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर ही तरल भरा हुआ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। बैक्टीरियल सेल की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, सबकी फ्लेक्सिबल होती है, आराम से आप उसको खींच के रखोगे वापस अपनी स्थिति में चले जाए। फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, सब में इसी की बनी होती है, सब में इसी की बनी होती है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, सेल वॉल, अब देखो इसकी कंपैरिजन किया गया है। देखो कोशिका भित्ति मैंने आपको क्या बताई थी? टाइट बताई थी और रिजिड बताई थी। इन दोनों में कंपैरिजन है, क्या है?
तुलना है, दोनों में तुलना की गई है। क्या तुलना की गई है कि कोशिका भित्ति टाइट होती है, रिजिड होती है, इसकी तुलना में सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल हिला सकते हो, वो रिजिड होती हैं। तो ये डिफरेंस बताया गया है। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में स्टिरोल नहीं पाए जाते, कोई स्टिरोल नहीं पाए जाएंगे। स्टिरोल जो है एक वसीय पदार्थ होता है, ये नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ माइकोप्लाज्मा के अलावा। माइकोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है? स्टिरोल पाया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा के अंदर स्टिरोल पाया जाता है, बाकी अन्य जितने भी जीवाणु हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन में स्टिरोल नाम की संरचना नहीं पाई जाती। आगे क्या है? इनर एंड आउटर फेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसको मैं ऐसे निकाल लूं, निकाल लो। निकालने के बाद में ये इसकी ये सतह बाहर वाली होगी जिसको आउटर सरफेस बोलते हैं। भाई बाहर की तरफ ही तो है, तो इसको आप आउटर सरफेस बोलेंगे। ये अंदर की तरफ है, इधर वाली अंदर की तरफ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनर सरफेस। क्या बोलेंगे? इनर सरफेस। इसके बारे में बता रखा है, देखो। इनर एंड आउटर सरफेस हाइड्रोफिलिक होती है, ये भी हाइड्रोफिलिक होती है, जल से प्रेम करने वाली होती है, ये भी हाइड्रोफिलिक होती है, जल से प्रेम करने वाली होती है, दोनों ही जल से जुड़ने वाली होती है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल नेचर का होता है। जबकि एंटीरियर हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि अधिकतर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर होता है। यह हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफिलिक जो जितने भी पदार्थ हैं उनके लिए बैरियर रुकावट का कार्य करता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दो कार्य हैं। पहला कार्य न्यूट्रिएंट को कोशिका के अंदर बाहर करना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना, और कोशिका से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। भाई सबसे अंदर वाली चीज़ तो यही है, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। कोई चीज़ जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोशिका को जरूरत है तो उसको आप अंदर ले सकते हो। ये बचपन की चीज़ें हैं, ठीक है, आपको सबको पता है। अब साइटोप्लाज्म में आ जाओ, मैंने बता दिया ये हो गई परत, कैप्सूल, कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, और कोशिका झिल्ली के अंदर जो तरल भरा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक तो वो आपको गुणसूत्र मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। ठीक है, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। ये जो तरल भरा रहता है इसके चारों तरफ घेरने वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इस एक्वस में न्यूक्लियर मटेरियल, राइबोसोम, न्यूट्रिएंट और एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल जो कि सेल मेंटेनेंस, सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। समझ में आ गया? क्या आया? न्यूक्लियर मटेरियल मतलब गुणसूत्र, अभी तो बताया मैंने, इसके अंदर डाल दो, ये गुणसूत्र, गोलाकार गुणसूत्र पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। उसमें जेनेटिक्स में याद करो, 17 राइबोसोम को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक बड़ी उपइकाई जिसे 50S बोलते हैं, छोटी उपइकाई जिसे 30S बोलते हैं। तो राइबोसोम होगा, न्यूट्रिएंट होंगे, ठीक है, पोषक तत्व होंगे और एंजाइम होंगे, एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि कोशिका के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, कोई चीज़ का संश्लेषण के लिए चाहिए और मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही प्रेजेंट होते हैं और ये बैक्टीरियल ग्रोथ को फेवर नहीं करते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन में, अब देखो बीजाणु आपने बना दिया, क्या बीजाणु बनते ही उसमें अंकुरण शुरू हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपने बीजाणु बनाया क्यों? क्योंकि बाह्य वातावरण की जो परिस्थिति है वो प्रतिकूल है, तो उस समय उसके कोशिका के अंदर किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, तो उसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, राइबोसोम अभी मैंने बता ही दिया, प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का, राइबोसोम किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड किस किस से बना होता है? एक तो न्यूक्लिक एसिड और एक किससे बना होता है? प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड में मुख्यतः कौन सा न्यूक्लिक एसिड? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये सेल के अंदर कई बार बता दिया गया है आपको। ठीक है, साइज कितनी होगी राइबोसोम की? 25 नैनोमीटर होगी। ठीक है, और इस दो उप इकाई में बढ़ा हुआ है। बड़ी उप इकाई को 50S, छोटी उप इकाई को अपन जो है 30S के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई चीज हार्ड नहीं है। आगे देखिए, न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल है कहां पे? साइटोप्लाज्म में ही। देखिए, बैक्टीरियल जीनोम में यूजुअली सिंगल हैप्लॉइड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। मैंने बनाया ना बीच में, ये देखो। और कैसा होता है? एन हैप्लॉइड अगुणित होता है और एक ही होता है।
एक ही होता है, इसीलिए तो हैप्लॉइड है, अगुणित है। सिंगल होगा, अगुणित होगा और गोलाकार सर्कुलर गुणसूत्र इसके अंदर पाया जाता है। और गुणसूत्र के अंदर न्यूक्लिक एसिड तो होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो इसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और किसी किसी इसके अंदर डीएनए पाया जाएगा, वो वायरस में होता है, किसी में आरएनए किसी में डीएनए। तो इसके अंदर जो है आपको हमेशा क्या मिलेगा, डीएस डीएनए मिलता है, डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि बर्खोल्डेरिया स्पीसीज में 2 सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक विशिष्ट गुण हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। देखो क्या हुआ, इसके अंदर ये कोशिका है, इसके अंदर ऐसे गोलाकार जो है आपको 2 गुणसूत्र मिलेंगे। किसमें, बर्खोल्डेरिया जीवाणु में। आगे देखिए, न्यूक्लियर मटेरियल के साथ कुछ भाग में प्रोटीन और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होंगे। डीएनए किसका निर्माण करता है, डीएनए से किसका निर्माण होता है भाई, डीएनए है तो उसमें किसका निर्माण होगा, आरएनए, तो आरएनए भी मिलेगा। आरएनए किसका निर्माण करता है साहब, प्रोटीन का, तो प्रोटीन भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। दिक्कत कहाँ है, ठीक है। बैक्टीरिया की स्पीसीज के अकॉर्डिंग उसके जीनोम की साइज भी बदलती रहती है। जीवाणु जैसे बदलता जाएगा, जीनोम की साइज भी बदलती जाती है। न्यूक्लियर मटेरियल को लाइट मेम्ब्रेन के द्वारा देखा जा सकता है, लाइट मेम्ब्रेन के द्वारा देखा जा सकता है, और उसे फ्यूजन मेथड से स्टेन किया जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप से, मेम्ब्रेन से नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, ये लिखिए, लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, फुल्जन रिएक्शन जो है उसके द्वारा जो है इसका स्टेनिंग करते हैं। क्योंकि फुल्जन जो स्टेनिंग है वो मुख्यतः डीएनए की होती है, तो इसके अंदर सर्कुलर जो गुणसूत्र है उसमें सिर्फ क्या पाया जाएगा, डीएनए, आरएनए तो है नहीं। तो स्टेनिंग किसकी करनी है, डीएनए की। डीएनए की स्टेनिंग करोगे तो कौन सा लोगे, फुल्जन जो है स्टेनिंग काम में लोगे, सीधा डायरेक्टली रिलेटेड टू है डीएनए। फुल्जन जो है वो किसका करता है स्टेनिंग, डीएनए का करता है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो एक गुणसूत्र पाया जाता है उसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा, जो कौन सा होगा, डीएनए। तो कौन सी विधि स्टेनिंग की काम में लोगे, फुल्जन स्टेनिंग। इजी सी चीज है। आगे देखिए, प्लाज्मिड, देखो सब चीजें देखी अपन ने। प्लाज्मिड क्या होता है, ये भी बैक्टीरिया में पाया जाता है। देखिए, प्लाज्मिक डीएनए का एक सर्कुलर पीस, प्लाज्मिक डीएनए का एक सर्कुलर पीस होता है जो जीनोम से अलग होकर ऑटोनोमस एप्लीकेशन के लिए जिम में सक्षम होता है। ये देखो फिर बताते हैं, ये तो मेन हो गया। फिर इसके अलावा एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल और होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये तो मुख्य जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, एक छोटा सा पास में पड़ा हुआ भाग जो है वो प्लाज्मिड होता है। ऑटोनोमस होता है, अपने आप का काम करता है खुद का, ठीक है। एक बैक्टीरिया सेल में कई डिफरेंट प्लाज्मिड पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया सेल में कई प्रकार के प्लाज्मिड ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। प्लाज्मिड की कॉपीज बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका में कॉन्जुगेशन के द्वारा ट्रांसमिट करती हैं। देखो क्या बोलता है, ये केंद्र कौन, ये लो, ये इसका मुख्य डीएनए, ये इसका मुख्य डुकी, कॉन्जुगेशन में दोनों जुड़ जाएंगे इस नली के माध्यम से। ये इसका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड की आप बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 2 कॉपी बना लो, एक कॉपी इस कॉन्जुगेशन के द्वारा दूसरी कोशिका में चली जाएंगी। भाई समझ में आया कि नहीं, दोनों कोशिकाएं कॉन्जुगेशन से जुड़ गई। पहले एक प्लाज्मिड से बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 2 प्लाज्मिड करो, और एक प्लाज्मिड को कॉन्जुगेशन के द्वारा दूसरी वाली सेल के अंदर भेज दो। ये कोशिका विभाजन के समय है, तो उधर भी एक हो जाएगा, इधर भी एक हो जाएगा। तो एक कोशिका से जब 2 कोशिका बनेगी तो दोनों के अंदर प्लाज्मिड मिलेगा, ठीक है। और प्लाज्मिड जीवाणु को एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंट गुण भी प्रदान करता है, कि किसी जीवाणु पर किसी एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़े। आपने सुना होगा ना कि लगातार एक ही एंटीबायोटिक खाने से उस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो जीवाणु में ये प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करेगा, ये प्लाज्मिड प्रदान करता है, ठीक है। ये प्लाज्मिड एक ऐसी सुरक्षा आवरण बना देता है कि फिर उस एंटीबायोटिक का उस जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आज की क्लास के अंदर अपना था माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट अपना पार्ट अपन ने स्टार्ट किया, जिसमें बेसिक सी सूचनाएं हैं। अधिकांश सूचनाएं आपके 11th-12th के इंफॉर्मेशन के आधार पर हैं। सेकेंड क्लास अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।